तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय का डीप डाइव एनालिसिस कर रहे हैं जिसका स्केल और इम्पैक्ट दोनों ही लिटरली बहुत विशाल हैं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इस महत्वाकांक्षी लेकिन सच कहें तो काफी विवादित प्रोजेक्ट के हर एक पहलू को बिल्कुल गहराई से आपके सामने रखेगा। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 81,000 करोड़ रुपये, जी हाँ 81,000 करोड़ रुपये, ये इस प्रपोज्ड मेगा प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। लेकिन इस भारी भरकम रकम के साथ साथ एक और विशाल नंबर है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है 66 मिलियन, यानी 6 करोड़ 60 लाख साल। ये वो समय है जब से लेदरबैक समुद्री कछुए इस धरती पर और खास तौर पर ग्रेट निकोबार के गिलाथिया बे में रह रहे हैं। मतलब डायनासोर के समय से बचे हुए ये कछुए आज लिटरली अपने अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। चीजों को सिंपल रखने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दूसरा, पर्यावरण और वहां की जनजातियों पर इसका क्या असर होगा। तीसरा, इससे जुड़े जियोपॉलिटिकल दावों का असल सच। चौथा, नियमों की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं। और पांचवा, इस प्रोजेक्ट का कमर्शियल एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो सरकार 2028 तक इस प्रोजेक्ट के तहत 4 मेन पिलर्स तैयार करना चाहती है। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों के काम आएगा। तीसरा, एक 450 मेगावाट का पावर प्लांट। और चौथा, जो सबसे हैरान करने वाला है, एक पूरी की पूरी कमर्शियल टाउनशिप। एस्टिमेट है कि इस टाउनशिप में 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, जो आइलैंड आज बिल्कुल शांत और एकांत है, वहां अचानक से लाखों लोगों की भीड़ आ जाएगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। अब इसके जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत क्रूशल है। ग्रेट निकोबार भारत की अंडमान और निकोबार द्वीप श्रृंखला का एकदम आखिरी दक्षिणी छोर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस से लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 30% व्यापार गुजरता है। अब ये दूरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जियोपॉलिटिकल वाले हिस्से में एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पर्यावरण और वहां रहने वाली जनजातियों पर इस प्रोजेक्ट का क्या असर होगा। अगर हम पेड़ों की कटाई के नंबर्स देखें ना, तो सरकारी और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के बीच का गैप लिटरली चौंकाने वाला है। सरकार का एस्टिमेट कहता है कि करीब 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिसे वो अक्सर ये कहकर पेश करते हैं कि ये तो पूरे अंडमान निकोबार का सिर्फ 1.82% हिस्सा है। लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है कि असल में लगभग 1 करोड़ प्राचीन ट्रॉपिकल पेड़ काटे जा सकते हैं। 1 करोड़! और ध्यान रखिए, ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये 100 साल पुराने अनछुए जंगलों के वो प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं जो हमारे मौसम को बैलेंस करते हैं। और अब बात करते हैं एक और बेहद अहम नंबर की, और वो है 29। आप सोच रहे होंगे 29 क्या है? 2011 के सेंसस के मुताबिक ये ग्रेट निकोबार में रहने वाली शोम्पेन जनजाति की टोटल पॉपुलेशन है। जी हाँ, सिर्फ 29। ये भारत के सबसे कमजोर और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक हैं। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। तो अगर अचानक लाखों लोग इस आइलैंड पर पहुंचेंगे तो इन आदिवासियों को ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए उनके इम्यून सिस्टम में कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है। यही वजह है कि इस सिचुएशन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। सर्वाइवल इंटरनेशनल और 13 देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दी है। उनके शब्दों में कहें तो ये प्रोजेक्ट शोम्पेन जनजाति के लिए एक डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा के बराबर है। ये सच में एक बहुत ही डरावनी और गंभीर चेतावनी है जो इस ह्यूमन कॉस्ट की असल गहराई को दिखाती है। और नुकसान सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, इकोलॉजिकल लेवल पर भी तबाही बहुत बड़ी है। डेटा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की वजह से एंडेंजर्ड लेदरबैक कछुओं की 90% नेस्टिंग साइट्स पूरी तरह तबाह हो सकती हैं। 90%। इसके अलावा आइलैंड के आसपास मौजूद 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज भी खतरे में हैं। अब सरकार का कहना है कि वो इन्हें रिलोकेट कर देंगे, लेकिन साइंटिस्ट का साफ मानना है कि इतनी विशाल कोरल रीफ्स को ऐसे शिफ्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स ने तो इसे सीधा साइंटिफिक मैडनेस तक कह दिया है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर,
इस पूरे प्रोजेक्ट को डिफेंड करने के लिए दिए जाने वाले जियोपॉलिटिकल दावों का विश्लेषण। अक्सर इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से क्या भारत मलक्का स्ट्रेट पर चीन को चोक कर सकता है, यानी क्या हम उनका समुद्री रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं। ये दावा इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि चीन का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। लेकिन जब हम इस सोर्स मटेरियल के जियोग्राफिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। असल में ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के अंदर है ही नहीं, ये अंडमान सागर में है। स्ट्रेट के जो असली चोक पॉइंट्स हैं, जहां समुद्र का रास्ता सबसे ज्यादा संकरा होता है, वो तो सिंगापुर और मलेशिया के पास है। तो वहां से स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात कहना कुछ वैसा ही है जैसे कोई अरब सागर में बैठकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने का दावा करे। लॉजिकली ये फिट नहीं बैठता। और एक और बात, चीन भी तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है ना। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने अपने लिए कई ऑल्टरनेटिव रास्ते तैयार कर लिए हैं, जैसे म्यांमार पाइपलाइंस, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से आने वाला सीपैक रूट, रूस के थ्रू पोलर सिल्क रोड और सेंट्रल एशिया से आने वाले डायरेक्ट लैंड कॉरिडोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद होने के बाद सिर्फ मलक्का स्ट्रेट को चोक करने वाली ये नेवल स्ट्रैटेजी शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना इसे बताया जा रहा है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, जहां हम नियमों की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं उन्हें डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं EIA की, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टडी होती है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर होगा। नॉर्मली इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस स्टडी में महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन आरोप ये है कि इस पर्टिकुलर मेगा प्रोजेक्ट के लिए ये पूरी की पूरी EIA प्रोसेस महज 6 से 7 दिनों के अंदर पूरी कर ली गई। जी हाँ, 6 से 7 दिन। और ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ वही डेटा सिलेक्ट किया गया जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हो। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, आपको समझ आएगा कि चीजें कितनी तेजी से और अचानक बदली गईं। 1997 में जिस गैलाथिया बे को प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था, जनवरी 2021 में रातों रात उसका ये स्टेटस हटा लिया गया। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2021 के अंत तक तो ऑफिशियल नक्शों से कोरल रीफ्स को ही पूरी तरह गायब कर दिया गया। आरोप है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि प्रोजेक्ट से होने वाले असली नुकसान को फाइलों में छुपाया जा सके। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ट्राइबल्स की जमीन से जुड़े रूल्स के साथ भी खिलवाड़ के आरोप हैं। नियम कहते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की सब कमेटी में कम से कम 2 जनजातीय सदस्यों का होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 मेंबर रखा गया। इसके अलावा ये भी दावे हैं कि जिस ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई, उस पूरी मीटिंग में एक भी आदिवासी सदस्य मौजूद ही नहीं था। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, प्रोजेक्ट के कमर्शियल पहलू को समझना। जब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो पता चलता है कि असल में वहां क्या क्या बनाने की प्लानिंग है। हम लगातार नेशनल सिक्योरिटी की बातें सुनते आ रहे हैं, राइट? लेकिन प्रोजेक्ट के प्लान में 114 स्क्वायर किलोमीटर की कमर्शियल टाउनशिप में कसिनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और बड़े-बड़े एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाने का जिक्र है। अब आप खुद सोचिए, एक इतने सेंसिटिव इकोलॉजिकल और ट्राइबल रिजर्व के बीचों बीच एक कसिनो बनाना, क्या ये किसी भी एंगल से नेशनल सिक्योरिटी के तर्क से मैच करता है? और इसी कमर्शियल एंगल की वजह से कई बड़े कॉरपोरेट्स इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 11 बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिनमें देश के कुछ सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट डेवलपर्स भी शामिल हैं। तो सोर्स मटेरियल इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करके ये सवाल उठाता है कि क्या इस मेगा प्रोजेक्ट का असली मकसद वाकई डिफेंस और सिक्योरिटी है, या फिर इसका मेन मोटिव इन अनछुए प्राकृतिक संसाधनों का कमर्शियल इस्तेमाल करना है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर रुकते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल डेवलपमेंट के इस वादे के लिए हमें अपनी उस अनमोल इकोलॉजिकल और जनजातीय विरासत को हमेशा के लिए कुर्बान कर देना चाहिए, जिसे अगर हमने एक बार खो दिया तो वो कभी वापस नहीं आएगी? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गहरा मुद्दा है। हम आज के इस एनालिसिस को इसी विचार के साथ यहीं छोड़ते हैं, ताकि आप खुद इन सारे फैक्ट्स और तर्कों पर ठंडे दिमाग से सोच सकें।